हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में और सबसे महत्वपूर्ण है सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए और देश के लिए भी, कि कौन सा हेलीकॉप्टर था, कहाँ पर यह घटना हुई है। 3D मैप के थ्रू आपको बताएंगे। जनरल रावत के बारे में जानेंगे। उन्होंने जो बड़े सैन्य रिफॉर्म्स की शुरुआत की, जैसे थिएटर कमांड, जिसकी काफ़ी चर्चा है, उसके बारे में समझेंगे। सीडीएस पद क्या होता है और कैसे ये पद क्रिएट हुआ, इन सब पर पूरा डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक है, जैसे बीसीसीआई ने वनडे मैच का नया कप्तान नियुक्त कर दिया है। विराट कोहली अब कप्तान नहीं रहेंगे वनडे में। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट जारी किया है। कितना रेपो रेट है, क्या है, इन सब पे बात करेंगे। एनएचआई के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। और भी कई टॉपिक है जिस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में क्वेश्चन होगा। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन किस हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में हो गया? आंसर होगा MI-17V5। ये नाम आप ध्यान रखना, इसी का दुर्घटना हुआ है। और 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। इसके अलावा 13 और लोग थे, मतलब टोटल 14 लोग उस पर सवार थे उस हेलीकॉप्टर में, और उनमें से 13 लोगों की मौत हो गई इन दोनों के साथ साथ। तो ये इस तरह से जब क्रैश हुआ उसके बाद आग लग गई और बहुत भयावह स्थिति थी। तो कैसे हुई ये दुर्घटना? देखिए, दरअसल हुआ ये कि सीडीएस जनरल विपिन रावत को 8 दिसंबर को तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। एक बार मैं मैप से ले चलता हूँ कहाँ पर ये रहा प्यार भारत, और इसी में ये है तमिलनाडु, यहाँ पूरा हिस्सा। और जो ये हिस्सा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ये है वो इलाका जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। ये वेलिंगटन के पास में है, कुन्नूर एक जगह है, वहीं पर आप ये मैप के थ्रू देख रहे हैं। तो यहीं पर एक डिफेंस स्टाफ कॉलेज है, जो कि उनके लिए है जो सेना में जो सीनियर पदों पर तैनात होते हैं उनके लिए। ओके। और 60 देशों के अधिकारी यहाँ पर प्रशिक्षण पाते हैं। तो ये इस तरह का इलाका है, आप देख रहे हैं, पहाड़ी इलाका है और ट्रेन है, मतलब कि दोनों तरफ से पहाड़ी है और बीच से रास्ता है, और कहीं ऊंची कहीं नीची। तो इसमें हेलीकॉप्टर का संचालन भी बहुत थोड़ा कठिन होता है। तो जनरल रावत जो हैं दिल्ली से एयरफोर्स के विमान से सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद सुलूर से 90 किलोमीटर की दूरी पर वेलिंगटन जगह है, वहाँ पर MI-17V5 जो हेलीकॉप्टर है उससे उड़ान भरी थी। और ये हेलीकॉप्टर दुनिया का बेहतरीन और ताकतवर हेलीकॉप्टर माना जाता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ले जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो 14 लोग थे और यहीं पर ये दुर्घटना हुई है। वेलिंगटन जो कॉलेज है, डिफेंस स्टाफ कॉलेज, यानी इसी जगह पर, तो उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह दुर्घटना हुई और ये क्रैश हो गया इस तरीके से। पहले ये पेड़ से टकराया, उस आग लग गई हेलीकॉप्टर में और ये नीचे गिर गया। और चश्मदीदों का कहना है कि कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोग काफ़ी बुरी तरह से जल गए। ठीक है। इसके बाद फिर इंडियन एयरफोर्स ने ये सूचना दी कि 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो गई और इनमें सीडीएस और उनकी पत्नी भी थी। ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट है। ये लोग वहाँ से, यानी ये दिल्ली से रवाना हुए थे, फिर जनरल विपिन रावत के साथ साथ, और फिर दिल्ली से हेलीकॉप्टर से बाकी और लोग भी रवाना हुए थे। ओके। तो किन किन की डेथ हुई? सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, जो कि डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार,
लांस नायक विवेक कुमार, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप, हवलदार सतपाल। तो इन सब की डेथ हुई 13 लोगों की। और एक अकेले शख्स बचे हैं, उनका नाम है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। उनकी बॉडी हादसे में बुरी तरह से झुलस गई है और उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, तो जनरल रावत हैं। इससे पहले भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी इनके साथ 2015 में, फरवरी 2015 में चीता हेलीकॉप्टर था और उस वक्त 20 फीट की ऊंचाई से चीता हेलीकॉप्टर नीचे अचानक चला आया था, गिर गया था। हालांकि मामूली सी चोट आई थी, उसके बाद ये ठीक हो गए थे। लेकिन इस बार जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। ओके, क्यों घटना हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी अभी तक एग्जैक्ट नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स ने शुरू कर दी है क्योंकि एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर था। ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि जिस वक्त ये क्रैश हुआ है उस वक्त जो चश्मदीद थे, जिन लोगों ने देखा है इसको, उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा धुंध थी और साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था। जब वो नज़दीक गए तब देखा उन्होंने कि किस तरह से आग की लपटें वहाँ हेलीकॉप्टर से निकल रही थी। ओके, हालांकि पायलट भी बहुत ही अनुभवी थे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि जो Mi-17V5 ये जो हेलीकॉप्टर है ये आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ मैं, क्योंकि चर्चा का विषय हो गया है। देश की सेना, तीनों सेनाओं के जो मुख्य अधिकारी हैं उनका निधन हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। देखिए, जो हेलीकॉप्टर है Mi-17V5 ये रूस में बना हुआ ट्विन टर्बाइन इंजन मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर है। किसने बनाया हुआ है, किस कंपनी ने? तो कजान हेलीकॉप्टर नाम की कंपनी है, रशियन कंपनी है, उसने बनाया हुआ है। और ये Mi-8 हेलीकॉप्टर का अपग्रेड वर्जन है। इसका इस्तेमाल हेवी लिफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन, वीवीआईपी मूवमेंट और रेस्क्यू मिशन के दौरान किया जाता है। इंडिया बहुत बड़ा खरीदार रहा है इसका। फरवरी 2016 में रूस से इंडिया ने 151 ये हेलीकॉप्टर लिए थे, अंतिम बैच प्राप्त किया था। ओके, तो ये हेलीकॉप्टर है, बहुत ही एडवांस किस्म का है और ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा ऊंचाई पर और गर्म मौसम या फिर सर्द मौसम हर जगह के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, सबसे मॉडर्न जो हेलीकॉप्टर है दुनिया में ट्रांसपोर्ट के, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उन सब में से ये एक है। इसकी अधिकतम जो रफ्तार है वो है 250 किलोमीटर पर आवर और स्टैंडर्ड रेंज है 580 किलोमीटर। मतलब एक बार में बिना ईंधन भरे हुए, मतलब एक बार ईंधन भरे हुए बिना रुके हुए 580 किलोमीटर ये जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ और टैंक लगा दिए जाए तो इसकी जो रेंज है और ज़्यादा बढ़ जाती है। अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, बहुत ही ऊंचा। इसका वजन 7479 किलोग्राम है। ओके, और मिलिट्री के लिए ये 3 क्रू मेंबर के साथ 36 सैनिकों को ले जा सकता है। 36,000 किलोग्राम का भार वहन कर सकता है। वीवीआईपी के लिए जो बनाया जाता है तो इसमें सीट कम हो जाते हैं, कुछ लोग बैठ पाते हैं 20 के आसपास। और आपको बताऊं कि दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में 12,000 से ज़्यादा Mi-17V5 हेलीकॉप्टर उसका इस्तेमाल हो रहा है और इसे सेना, हथियारों के ट्रांसपोर्ट, फायर सर्विस, रक्षक दल, इन सब के लिए तैनात किया जाता है। यहाँ तक कि इस हेलीकॉप्टर ने करगिल युद्ध के दौरान शानदार परफॉर्मेंस किया था। इसी में रॉकेट लॉन्चर लगा दिया गया था Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है उसमें, और उसको लड़ाकू हेलीकॉप्टर बना दिया गया था। ओके, हालांकि अब ये जो वर्जन है Mi-17V5 वो अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो कई सारे हथियारों से भी लैस है, मिसाइल इसमें तैनात हैं, ये जो हेलीकॉप्टर है, रॉकेट तैनात है, मशीन गन है, ये सब है। अब बात कर लेते हैं जनरल विपिन रावत के बारे में। उनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में। आर्मी में उन्होंने एंट्री की थी एनडीए के जरिए 1978 में। ठीक है, और दिसंबर 2016 में वो आर्मी चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, और दिसंबर 2019 तक वो यानी 3 साल तक आर्मी चीफ रहे।
और उसके बाद भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS वो बने थे 1 जनवरी 2020 को। अभी उनका कार्यकाल होना था और ये माना जाता है भारत के सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म यानी जो थिएटर कमांड बनाने की बात थी उस पर ये काम कर रहे थे जनरल विपिन रावत। ठीक है, ये एकीकृत थिएटर कमांड यानी तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं की का एक थिएटर कमांड हो, मतलब टोटल 5 थिएटर कमांड बनाने की बात थी और एक थिएटर कमांड में तीनों का सम्मिलित रूप हो, ताकि अगर कोई एक्शन करना है कि भी कहीं लड़ाई में या कुछ में तो उस दौरान पूरी ताकत से लड़ सके। तो 5 थिएटर कमांड ये बनाया जाना था। इस पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। तमाम सेना जो अलग अलग सेनाएं हैं, खासतौर पर वायुसेना और इंडियन नेवी, तो उसको ये समझा भी रहे थे कि कितना फ़ायदेमंद है और कैसे किया जाए, पूरी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अब इनका निधन हो गया और आपको बताऊँ कि अभी हाल ही में जनरल रावत ने चीन को दुश्मन नंबर 1 और पाकिस्तान को दुष्ट राष्ट्र कहा था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात है और बताऊँ मैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, चूँकि पहले CDS थे, इनका निधन हो गया, तो इसलिए इस पद के बारे में कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं इम्पॉर्टेंट। तो क्या होता है CDS पद? देखिए 4 स्टार रैंक होता है। आर्मी चीफ भी 4 स्टार रैंक के होते हैं, लेकिन ये भी यानी CDS वो भी 4 स्टार रैंक होते हैं। ओके, इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 ईयर होती है। दरअसल CDS पद जो है उसका सुझाव करगिल युद्ध के बाद सुब्रमण्यम कमेटी ने दिया था और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि करगिल युद्ध के दौरान जो तीनों सेनाएं थे उनके तालमेल में कमी पाई गई थी, कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाया था और कोऑर्डिनेशन के लिए कोई एक सुपर बॉस जैसा कुछ होना चाहिए, यानी CDS होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आखिरकार बहुत लंबे अंतराल के बाद 1 जनवरी 2020 को जनरल रावत पहले CDS बनाए गए थे। ठीक है, तो ये सेना प्रमुख की तरह CDS का रैंक 4 स्टार जनरल का होता है, एक बात तो साफ हो गई। CDS जो है वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, और ये रिटायरमेंट के 5 साल तक कोई भी प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। वेतन और जो सुविधाएं हैं वो आर्मी चीफ के बराबर होती हैं इनकी। ओके, और बात CDS जो होते हैं वो सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं। वो तीनों जो सेनाएं हैं, सेना के तीनों अंग हैं, उसके मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं और साथ में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रक्षा मंत्री को अपने सलाह दे सकते हैं। ओके, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख का कमान नहीं संभाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चाहें कि हम आर्मी चीफ का पद अपने हाथ में ले लें या फिर एयरफोर्स का पूरा कमान अपने हाथ में, ऐसा नहीं कर सकते। सभी कमान के चीफ जो हैं वही मेन रहेंगे, लेकिन ये उनको कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। ओके, ताकि राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य मामले में निष्पक्ष ये सुझाव दे सके। CDS की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं? तो वो तीनों प्रमुखों के समिति के स्थायी सदस्य होते हैं। ओके, ऑपरेशन, उपयोगी सामान, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब मामलों में तीनों सेनाओं को एक साथ लाने का काम करते हैं। ओके, युद्ध की रणनीति बनाने का काम, रक्षा मंत्री के लिए वार्षिक जो योजनाएं हैं उनका काम, तो ये सब काम CDS का होता है, इस पद का होता है, जो कि इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, और आपको बताऊं कि सैन्य मामलों का विभाग भी बनाया गया था और उसके चीफ होते हैं CDS। तो इसलिए ये पद बहुत दिनों तक खाली नहीं रखा जाता है और जल्द ही हो सकता है कि आज ही नए CDS का अनाउंसमेंट हो जाए। कौन बनते हैं वो देखना होगा, जो भी बनेंगे उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बता दूंगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी इस घटना से लेकर। ओके, कोई अगर मन में सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दो तमाम दोस्तों को। इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से अब तक का करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। एमसीक्यू है, साथ में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आपके तमाम एग्जामिनेशंस में काम आएंगे। और हाँ, ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 23 फरवरी यानी 23 फरवरी 2022 से अगले साल फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं ग्रुप डी के। तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, मेरे बगल में आप देख रहे हैं। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो तैयारी में जुट जाइए। और करंट अफेयर्स तो इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है उसका। क्वेश्चन होगा, बीसीसीआई ने वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई मैच के लिए विराट कोहली की जगह नया कप्तान किसे बना दिया है? आंसर होगा रोहित शर्मा। ठीक है, बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बना दिया है। ओके, और वो T20 टीम की भी कप्तानी करेंगे। सफ़ेद बॉल से खेलते हैं रोहित शर्मा, जबकि टेस्ट मैच की कप्तानी का काम विराट कोहली करते रहेंगे। ओके, और रोहित शर्मा टेस्ट मैच के लिए भी उप कप्तान बना दिए गए हैं। ये ट्वीट है बीसीसीआई का, ये भी आप देख रहे हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा जो कि दिसंबर 2021 में हुई है अभी हाल ही में, तो उसमें रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। तो रेपो रेट दर कितनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आंसर होगा 4%। 4% रेपो रेट को बरकरार रखा गया है, चेंज नहीं किया गया है। रेपो रेट है 4%, डेटा दिखा दो। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, रेपो रेट 4%। ओके, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MCF ये रेट है 4.25%। देखिए, पिछले कई मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान यही जो रेपो रेट है वो बरकरार है। और चूंकि अभी कोविड-19 का नया वेरिएंट आ चुका है, तो ऐसा लगा आरबीआई को शायद कि रेपो रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और आरबीआई ने जीडीपी के ग्रोथ का अनुमान 9.5% रखा है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि रेपो रेट होता क्या है। मैंने कई बार बताया, फिर भी बता देता हूँ। आसान भाषा में कहें तो बैंक जो हमें कर्ज देता है और उस पर हमें ब्याज देना पड़ता है, ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यानी आरबीआई से वो कर्ज लेता है। तो इस लोन पर रिजर्व बैंक उस पर जो ब्याज लगाता है, ब्याज वसूलता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, यानी अगला दिखाऊं, मतलब बैंक ने अगर आरबीआई से पैसे लिए हैं और उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है उसे कहते हैं रेपो रेट। और अगर बैंक ने रुपए जमा किए हैं आरबीआई में तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो ये रिवर्स रेपो रेट उधर से हो गया, यानी बैंक ने आरबीआई को जमा किया, और रेपो रेट हो गया आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया कि वो लोन बांट सके, अपना जो खर्च है वो वहन कर सके। तो अब सवाल उठता है कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है, देखिए, जब भी बाजार में बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक जो है वो ज़्यादा ब्याज कमाने के चक्कर में अपनी जो रकम है वो आरबीआई के पास में जमा कर दें। तो बाज़ार में ज़रूरत से अगर ज़्यादा नकदी होती है तब भी खतरा होता है। तो इसलिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसको तय किया जाता है। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति होती है आरबीआई की, वही ये तय करता है। और मुख्य तौर पर जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये महंगाई को कंट्रोल करने या फिर महंगाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब आरबीआई का मुख्य काम महंगाई को कंट्रोल करना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अलका उपाध्याय। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश कैडर की 90 बैच की IAS अधिकारी हैं। ओके, तो इनको अब
बनाया गया है अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने दिसंबर में यानी अभी हाल ही में ब्यूरोक्रेसी में कुछ परिवर्तन किए हैं। तो अलका उपाध्याय को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया है और संजय बंदोपाध्याय उनको भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना है? आंसर होगा परसवीरेंस। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं। परसवीरेंस क्या है? परसवीरेंस ये रहा, एक रोबोट है जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ओके, कब भेजा गया था? 18 फरवरी 2021 को इसने लैंडिंग की है मंगल ग्रह पर। और इसमें एक हेलीकॉप्टर भी है जिसका नाम इंजेन्यूटी है। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये, तो ये जो रोवर है परसवीरेंस, ये वहाँ पर जीवन की तलाश करने गया है। जीवन हो सकता है कि पहले रहे हों, ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का, तो उसके निशान ढूंढने गया है। ओके, तो परसवीरेंस काफ़ी चर्चा रही इस मुद्दे पर इस साल 2021 में, इसलिए वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी यानी AMS ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी गणितज्ञ को ऑपरेटर थ्योरी में सिप्रियन फोयस पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। उनको ये अवार्ड मिला है, $5000 का ये अवार्ड दिया जाता है। और इस क्षेत्र में यानी गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है। निखिल श्रीवास्तव जो हैं वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ाते हैं। ओके, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है उनके कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस पड़ोसी देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाया है? आंसर होगा बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश और भारत ने ये मनाया फ्रेंडशिप डे। 50 साल दोस्ती के पूरे होने पर यह मैत्री दिवस मनाया गया। देखिए, बांग्लादेश की मुक्ति से 10 दिन पहले यानी 6 दिसंबर को भारत ने औपचारिक रूप से, यानी 50 साल पहले की बात हो रही है, बांग्लादेश को स्वीकार करने का फैसला लिया था। तो हर साल ये फैसला हुआ है कि अब हर साल 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे इतने 50 साल पूरा होने पर। ओके, वो दिवस मनाने का फैसला किया था, वहाँ जाकर उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था। तो बांग्लादेश की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। राजधानी ढाका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का पहला अरब देश कौन बन गया जिसने अपने कार्य सप्ताह यानी वर्किंग वीक को घटाकर 4.5 दिन करने का फैसला किया है? आंसर होगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो ये फैसला 1 जनवरी 2022 से यानी अगले साल से शुरू हो जाएगा और एक सप्ताह में केवल 4.5 दिन ही काम होंगे, बाकी 2.5 दिन एक तरह से छुट्टी होगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है इस मामले में और कहा दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने वीकली वर्किंग आवर्स यानी सप्ताह के दिन कम किए हैं, इतने कम कर दिए। देखिए, दुनिया के अधिकतर देशों में 5 डेज़ वर्किंग कल्चर है, यहाँ पर 4.5 डेज़ वर्किंग कल्चर किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में भी ये लागू करने की बात कही जा रही है, स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। ओके, तो वर्किंग डे कौन कौन सा होगा? तो मंडे टू थर्सडे पूरा काम होगा और फ्राइडे के दिन आधा काम होगा। सैटरडे संडे पूरी तरह से छुट्टी होगी वहाँ पर, ये UAE में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 दिसंबर। ओके, दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में जो एविएशन का महत्व है उसको पहचानने के लिए, उसको बताने के लिए 7 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा है, UN जनरल असेंबली, उसी ने 1996 में इस दिवस की घोषणा की हुई है। तो इस साल की थीम क्या है? वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये बुक है
इसका विमोचन यानी लॉन्चिंग किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। तो इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? आंसर होगा गौतम चिंतामणि। ओके, तो ये बुक रिलीज किया जा रहा है और ये बुक है इसी को। बुक में जो है इंडिया के राजनीतिक परिदृश्य उसके बारे में बताया गया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सेकेंड जो कार्यकाल है उसका इसमें काफ़ी कुछ जिक्र किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।